छत्तीसगढ़ में नागवंश की बात करें तो नागवंश की दो शाखाएं रही है ना। एक आपका फणी नागवंश और दूसरा आपका छिंदक नागवंश। फणी नागवंश और छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश ये इसकी जो राजधानी रही वो बारसूर वाला जो क्षेत्र था, इन लोगों ने बारसूर क्षेत्र में शासन किया है। बारसूर क्षेत्र यानी कि हमारा क्या, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का उत्तरी हिस्सा इंद्रावती के उस पार यानी कि उत्तरी हिस्से में, और इनका जो क्षेत्र रहा ये आपका वर्तमान कबीरधाम यानी कि कवर्धा क्षेत्र रहा। ठीक है ना। ये दो क्षेत्र और दोनों क्षेत्रों में नागवंश की दो शाखाएं प्रमुख रूप से, ठीक, ये याद रखना है। तो फणी नागवंश और छिंदक नागवंश। ओके, देखें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो फणी नागवंश पहले पढ़ लेते हैं। फणी नागवंश, कवर्धा का जो फणी नागवंश है ये लगभग आपका याद रखना है कि 11वीं से कब तक रहा, 14वीं शताब्दी तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, 11वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी, ये आपका एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे कि कब से कब तक इन लोगों ने शासन किया। ओके, ठीक है, फणी नागवंश है ना। इनकी अगर जानकारी की बात की जाए कि फणी की जानकारी का स्रोत क्या है, तो इनकी जानकारी का स्रोत लगभग 3 चीज़ें हम याद रखेंगे। 3 चीज़ें क्या क्या हैं। एक आपको याद रखना है, जो इसमें पहला एक प्रतापी या पावरफुल शासक जो आया, नाम था इसका गोपाल देव। ठीक है, क्या नाम था, गोपाल देव। तो गोपाल देव का पुजारी पाली अभिलेख, पुजारी पाली अभिलेख, पुजारी पाली कहाँ है, पुजारी पाली सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पड़ता है। ओके, है ना, वो याद रखना है। वही गुप्त राजा चंद्रगुप्त के टाइम का वहाँ पर केवटीन मंदिर, पुजारी पाली का केवटीन मंदिर है। ठीक, उसके बाद फिर याद रखना है एक नाम, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का मड़वा महल अभिलेख, मड़वा महल अभिलेख। मड़वा महल आपका कबीरधाम में है। ओके, तो वहाँ का हमको याद रखना है। और इसके अलावा फणी नागवंशियों का गढ़ जो कहा जाता था पचराही, पचराही, इसको हम क्या कहते हैं, फणी नागवंशियों का गढ़ इसको कहा जाता है। तो ये पचराही से, पचराही क्या है, पुरातात्विक स्थल है ना, क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। खुदाई से हमको बहुत सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, है ना। तो ये पचराही पुरातात्विक स्थल जो कि कहाँ है, कबीरधाम में है। यह भी फणी नागवंशियों की जानकारी का स्रोत है। क्लियर है। पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वो कौन से वंश के हैं, फणी नागवंश के हैं। ठीक, तो ये तरीके से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, फणी नागवंश में बहुत से राजाओं के नाम पढ़ेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से उसमें हम 4 राजा ही पढ़ेंगे। कितने राजा, 4, उसमें से 2 तो पढ़ लिए। ठीक है, पहला पहला है और अंतिम अंतिम है। ओके, हाँ, फणी नागवंश का जो संस्थापक रहा, संस्थापक, उसका नाम अहिराज है ना। संस्थापक का क्या नाम है, अहिराज। ठीक है, और अंतिम शासक की बात करोगे तो अंतिम शासक जो था इसमें, उसका नाम था मोनिंग देव।
ठीक है, तो ये आपके 4 राजाओं के नाम। पहला शासक अहिराज, अंतिम शासक मोनिंगदेव, बीच में बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, तो इसमें से 2 प्रमुख राजाओं के बारे में बात करनी है, उनके द्वारा जो निर्माण किया गया उसके बारे में बात करनी है। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, गोपाल देव और रामचंद्र देव। क्लियर है, ठीक है ना? चलिए लिख लिया इतना। देखिए हम राजाओं के नाम लिखते हैं। फणी नागवंश के शासकों का जो उल्लेख है, शासकों का उल्लेख, ये हमें मड़वा महल अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन सा? मड़वा महल, मड़वा महल शिलालेख से प्राप्त होती है। क्लियर? और भी उसमें जानकारी है जिसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग। ओके, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इस मड़वा महल शिलालेख के हिसाब से तो पहला जो राजा इसमें आता है इसका नाम है क्या? अहिराज। ठीक है, ये हो गया राजा नंबर 1। ठीक, राजा नंबर 2 राजल्ला, 2 नंबर का राजा है। ठीक, अहिराज के बाद कौन? राजल्ला। ठीक है, तो अहिराज, राज के बाद राजल्ला, ऐसे याद रखना है। राजल्ला के बाद आ रहा है धरणीधर। कौन आएगा? धरणीधर। पूरे 22-23 नाम लिखवाऊंगा ना अभी। 4 तो पहले लिख चुके, उसको छोड़ के। और ठीक, धरणीधर के बाद महिमदेव। महिमदेव के बाद आपको याद रखना है क्या? शक्ति चंद्र याद रखना है ना? शक्ति चंद्र को ही सर्ववंद कहा जाता था, सर्ववंदन या शक्ति चंद्र। ओके, इसी का जो बेटा था वो था कौन? आपका गोपाल देव। ओके, गोपाल देव के बाद अगला नाम आता है नलदेव। नलदेव के बाद नाम आता है भुवनपाल देव। भुवनपाल देव। ठीक, भुवनपाल के 2 बेटे थे। तो बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा, उसका नाम था कीर्तिपाल। और उसके बाद उसका भाई बैठा, भाई का नाम जयत्रपाल। जयत्रपाल। जयत्रपाल के बाद नाम आता है महिपाल। महिपाल के नाम आता है विषमपाल। विषमपाल के बाद जनहू। जनहू के बाद जनपाल या विजनपाल। यशोराज। यशोराज के बाद याद रखना है क्या? कन्नड़ देव। कन्नड़ देव या वल्लभ देव या वल्लभ चंदन।
फिर नाम आता है लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा के नाम के बाद आता है खड़गदेव या खड्गदेव। ओके, लिख लिए यहां तक। अहिराज, राजल्ला, धरणीधर, 3 नाम। फिर महिमदेव, शक्तिचंद्र, गोपाल देव, नलदेव। नलदेव के बाद कौन आएगा? भुवनपाल देव। उसके 2 बेटे कीर्तिपाल, जयत्रपाल। तो बड़ा बेटा कीर्तिपाल गद्दी पर बैठेगा, फिर बैठेगा कौन? जयत्रपाल। फिर महिपाल, विषमपाल, जनहू। जनहू के बाद कौन आएगा? जनपाल या विजनपाल। उसके बाद यशोराज। यशोराज के बाद कन्नड़ देव, लक्ष्मी देव, लक्ष्मी वर्मा, है ना, लक्ष्मी वर्मा। और फिर खड्ग देव। लिख लिए। डन। खड्गदेव से आगे लिखना खड्गदेव से आगे खड्गदेव से आगे भुवने कमल। भुवने कमल। फिर आता है नाम अर्जुन, भीम। भीम के बाद भोज। नंबरिंग कर लेना आप लोग, है ना। भीम, भोज, लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव के बाद रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। फिर उसके बाद नाम आता है, कितने हो गए? 24 हो गए। मॉर्निंग देव। ओके, ठीक है बच्चा लोग। देखें आप, इसमें से 3, 4, 5 लोगों के बारे में बात करना है, ज़्यादा नहीं। लेकिन राजाओं के नाम दिमाग में होने चाहिए कि अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा राजा फणी नागवंश से संबंधित है या नहीं है, ऐसा प्रश्न आए तो हमारा उत्तर हमारे साथ तैयार होना चाहिए। ओके, और हो जाता है आराम से, छोटे छोटे नाम हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अहिराज जो है इस वंश का क्या हो जाएगा? संस्थापक है। अहिराज संस्थापक या प्रथम शासक है। और इसका बेटे का नाम क्या? राजल्ला। ठीक, इस सभी राजाओं के नाम, शासकों का जो उल्लेख है वो आपको मड़वा महल में मिलेगा। ठीक है, मड़वा महल शिलालेख। ये जो मड़वा महल शिलालेख है, ये जब हम लास्ट में यानी कि 24वें नंबर में रामचंद्र देव के पास जाएंगे, रामचंद्र देव, तब आएगा। तो आप देख सकते हो कि रामचंद्र देव 24वें नंबर का राजा है, 25वें नंबर पे मोर्निंग देव आया, तो ये 24वें मतलब आखिरी में आया है। तो उसके पहले के जितने भी नाम हैं ये सब नाम उसमें मिल जाते हैं। किसमें? मड़वा महल शिलालेख में। ठीक है, और मड़वा महल वो आपके कबीरधाम में ही है, कवर्धा में, जो इसी ने बनवाया था, है ना। तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो उसी में ही अहिराज को पहला शासक या प्रथम जो है क्या बताया गया है? शासक बताया गया है, या फिर संस्थापक बताया गया है, ऐसा याद रखना है। ठीक, उसके बाद फिर हम सीधा चलते हैं किसके पास? गोपाल देव के पास चलते हैं। गोपाल देव, एक तो ये कि नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये 6वें नंबर का राजा आ रहा है।
ठीक है, 6वें नंबर का राजा गोपाल देव, है ना। तो देखिए गोपाल देव के टाइम पर गोपाल देव के टाइम पर 1089 ईस्वी, ठीक है, बोलो कब, 1089 ईस्वी, 1089, ठीक। 1089 ईस्वी में कबीर धाम यानी कि कवर्धा क्षेत्र में जहां इन लोग का शासन चल रहा है, वहां पर एक मंदिर का निर्माण होता है जिसका नाम है भोरम देव। क्या नाम, भोरम देव। ये जो कबीर धाम का भोरम देव मंदिर है, ये गोपाल देव के काल में बना है। किसके काल में, गोपाल देव के काल में बना है। और इस भोरम देव मंदिर का निर्माण जिन्होंने किया या करवाया, उसका नाम लक्ष्मण देव राय। क्या नाम, लक्ष्मण देव राय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, भोरम देव मंदिर का। समझ रहे हो, है ना। गोपाल देव के काल में बना है, बनवाने वाला कौन, लक्ष्मण देव राय। याद रखना, सीजीपीएससी ने इसको पूछा है और यही आंसर लिया है। आई बात समझ में, ओके। गोपाल देव ने नहीं बनवाया है, गोपाल देव के काल में बना है, ऐसा याद रखेंगे, ओके। गोपाल देव के काल में लक्ष्मण देव राय के द्वारा इसको बनवाया गया। ये जो भोरम देव मंदिर है, ये एक गोंड देवता, गोंड देव भोरम देव के नाम पर है। ठीक है, गोंड देव भोरम देव के नाम पर इस मंदिर का नाम भोरम देव मंदिर। क्लियर है। लेकिन ये जो मंदिर है, यहाँ के इस भोरम देव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। क्या है यहाँ पर, शिवलिंग स्थापित है। ये जो शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग मान के चले इस तरीके से। और ये जो शिवलिंग है, इसका मतलब ये होता है कि शिव की पूजा यहाँ पर की जाती है। कहाँ पर, भोरम देव मंदिर में। ठीक है, ये शिव का मंदिर है, याद रखेंगे। किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है, भोरम देव मंदिर, याद रखेंगे। भोरम देव मंदिर, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और जिस शैली में ये खजुराहो का मंदिर बना है, उसी शैली में भोरम देव का मंदिर बना है। ठीक, तो एक जैसी शैली होने की वजह से कंपेयर करते हुए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कह दिया गया। खजुराहो का मंदिर वो भी एक शिव का ही विशाल मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसे यानी कि एमपी के खजुराहो मंदिर को चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। कौन सा वंश, चंदेल वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। ओके बच्चों, है ना, चंदेल वंश याद रखना है। ठीक, कुछ नाम बता सकते हो चंदेल वंश का। चंदेल वंश ने कहाँ शासन किया मध्य प्रदेश में, बुंदेल में चंदेल। ठीक, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड
मध्य प्रदेश, सेंट्रल हिस्सा, ठीक है। वहाँ पर चंदेल वंश ने शासन किया। चंदेल वंश की राजधानी थी जैजाक भुक्ति। क्या नाम? जैजाक भुक्ति। ये चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। क्लियर है? ये इनकी राजधानी थी, है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं, ठीक। चंदेल वंश में एक नाम आता है, क्या? नन्नुक। नन्नुक इसका संस्थापक था, समझ रहे हो? चंदेल वंश। ये जो भोरम देव मंदिर है, भोरम देव मंदिर किस शैली में निर्मित है? किस शैली में? तो एक तो याद रखना है कि नागर शैली, प्रमुख रूप से तो यही शैली है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक। भारत में मंदिर निर्माण की शैलियों में जब आप हिमालय से नर्मदा नदी तक आते हो, तो हिमालय से नर्मदा नदी वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में, आपको नागर शैली मिलेगा। इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण नगरों से हुआ है, इसलिए इसका नाम नागर पड़ा। क्या पड़ा? नागर। क्लियर है? तो नागर शैली आपको याद रखना है। अब चूंकि ये छत्तीसगढ़ का ये जो भोरम देव मंदिर है कवर्धा का, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से उसका कंपेयर हो रहा है, और उसको बनवाया चंदेल वंश के शासकों ने। इसलिए अगर ऑप्शन में नागर शैली की बजाय अगर चंदेल शैली भी लिखा है, तो इसको भी आंसर ले सकते हैं। आई बात समझ में? चंदेल शैली। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, क्योंकि सिमिलर आर्किटेक्चर है, याद रखेंगे। क्लियर इतनी बातें? तो 1089 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1089 आपको याद रखना है। क्लियर इतनी बातें? एक शैली इसमें और मिलती है, सप्तभूमि शैली। क्या नाम? सप्तभूमि शैली। ओके, तो जो भी ऑप्शन में हो उसके हिसाब से आंसर लीजिएगा। क्लियर? नागर शैली, चंदेल शैली या चंदेली शैली, या फिर सप्तभूमि शैली, है ना। ये 3 प्रकार की शैलियां याद रखिएगा भोरम देव मंदिर की जब भी बात आती है। क्लियर है इतनी बातें? है कहाँ ये भोरम देव मंदिर? कबीरधाम में। कबीरधाम में एक गांव का नाम छपरी। ओके, क्या नाम? छपरी गांव। छपरी गांव में चौरा नामक स्थान। ओके, चौरा नामक स्थान। तो छपरी के चौरा में भोरम देव मंदिर स्थित है। जो नाम पड़ा है भोरम देव, वो गोंड राजा या गोंड देवता के नाम पर पड़ा है। शिव की पूजा होती है, शिवलिंग स्थापित है वहाँ पर। लक्ष्मण देव राय ने बनवाया है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है इसको। इतने पॉइंट्स प्रमुख रूप से याद रखेंगे। क्लियर है बात? ये किसके बारे में बात हो गई? भोरम देव मंदिर के बारे में बात हो गई। ठीक है ना। अब देखो गोपाल देव के बारे में बात करते हैं। गोपाल देव की बात करें तो इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए, एक तो ये कि गोपाल देव का जो नाम है वो तो मड़वा महल अभिलेख में मिलेगा, 6वें राजा के तौर पे। राजाओं का नाम तो उसी में मिल रहा है ना। प्रॉपर जो गोपाल देव से संबंधित एक अभिलेख है उसका नाम पुजारी पाली। क्लियर है? कौन सा? पुजारी पाली, शुरू में हमने लिखा था। ओके, तो पुजारी पाली का जो अभिलेख है या शिलालेख है, पुजारी पाली शिलालेख,
उसमें इसके बारे में ये बताया गया है कि पहला पॉइंट पुजारी पाली शिलालेख के अनुसार कि ये देवी के अनेक रूपों का आराधक था। देवी के अनेक रूपों का मानने वाला या उपासक या आराधक। ओके। और साथ ही ये इसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक शहर बसाया जिसका नाम गोपालपुर। गोपालपुर शहर बसाया। किसने बसाया? ठीक। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी जो कीर्ति है वो कई सारे क्षेत्रों में फैली हुई थी। गोपाल देव की कीर्ति कई सारे शहरों में, है ना, इनकी कीर्ति फैली हुई थी। कौन कौन सी? तो श्री केदार, उत्तरी क्षेत्र के सब नाम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। श्री केदार एक नाम याद रखना है। श्री पहले से स्टार्ट हो रहा है तो पहले याद रखना। फिर प से 3 नाम याद रखेंगे। कितने नाम? 3 नाम याद रखेंगे। कौन कौन सा? तो देखो, प से एक याद रखना है पुष्कर। क्या याद रखोगे? पुष्कर। प से याद रखोगे प्रयाग। क्या याद रखोगे? प्रयाग। और प से याद रखना पुरुषोत्तम। क्या याद रखेंगे? पुरुषोत्तम। ये 3 नाम प से हो जाएगा। ओके। फिर प से एक और नाम याद रखना है आपका, क्या? प्रभास। क्या याद रखोगे? प्रभास। इसके अलावा पी से एक और नाम याद रखना, पेंडरा ग्राम। पेंडरा ग्राम, है ना। ठीक। कहाँ कहाँ इनकी प्रसिद्धि फैली हुई है वो सब हम लिख रहे हैं। तो श्री से स्टार्ट करना, उसके बाद फिर प में आना। प से 5 नाम आ रहे हैं, पुष्कर, प्रयाग, पुरुषोत्तम, प्रभास और पेंड्रा ग्राम। ठीक, यहाँ पर इनकी कीर्ति फैली हुई है। उसके बाद फिर याद रखिएगा, अच्छा, श्री से एक और नाम आपका लिख सकते हैं। श्री से एक और नाम आता है श्री वैराज्य मठ, है ना। श्री वैराज्य मठ। श्री वैराज्य मठ, श्री केदार, पुष्कर, प्रयाग, पुरुषोत्तम, प्रभास और पेंड्रा ग्राम। ओके, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। फिर क्या क्या याद रखना है? देखो, नर्मदा, गंगा के नाम से गंगा सागर। ठीक, गंगा का नाम याद आ गया तो यहीं से याद हो जाएगा वाराणसी। क्या याद हो जाएगा? वाराणसी। ओके, यहीं से गंगा के नाम से याद हो जाएगा संगम। क्या हो जाएगा? संगम। इसके अलावा अष्टद्वार, ओके, इतना नाम याद रखना है। गोपाल देव की कीर्ति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, तो इन सब क्षेत्रों के नाम याद रखोगे। ओके, अरे क्लियर हो पा रहा है? गोपाल देव, ठीक है बच्चा लोग। तो निर्माण कार्य में भोरम देव याद रखना है। ठीक है, किसकी पूजा करता था? तो देवी के कई सारे रूपों की पूजा करता था गोपाल देव, है ना। कहाँ तक प्रसिद्धि फैली हुई थी, तो इतना सब याद करना है। ठीक, और फिर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो है गोपाल देव, ये कलचुरी शासक, कलचुरी शासक पृथ्वी देव प्रथम
के अधीन था। ठीक है, गोपाल देव किसके अधीन था? कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन था। ओके, क्योंकि कलचुरी भी आ चुके हैं। कलचुरी 1000 से 1741 तक छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से 1741। और इसी 11वीं शताब्दी में तो इन लोग भी आए हैं। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। और कलचुरियों का भी वही काल है, सेम काल। 1000 ईस्वी मतलब क्या? 11वीं शताब्दी। आई बात समझ में? ठीक, चलो, तो गोपाल देव की कहानी खत्म है। ठीक, कितनी चीज़ें याद रखनी है गोपाल देव के बारे में? एक पुजारी पाली शिलालेख याद रखना है, एक भोरम देव मंदिर निर्माण कार्य याद रखना है, कौन से राजा के अधीन था वो याद रखना है। क्लियर है ना? और पुजारी पाली शिलालेख के अंदर आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पुजारी पाली में क्या, किसका पुजारी था? देवी के अनेक रूपों का पुजारी था। ठीक है, नाम गोपाल देव, गोपालपुर शहर बसाया। समझे कि इन बात को? और इसने क्या पाली? कीर्ति पाली, प्रसिद्धि पाली, है ना? तो इस तरीके से पुजारी पाली याद हो गया। आया कि नहीं समझ में? ठीक, चल बढ़े आगे। गोपाल देव के बाद देखो, गोपाल देव हो गया। गोपाल देव के बाद एक तो आपका ये नल देव, इसका बेटा हो गया। गोपाल देव का बेटा कौन? नल देव, इसका उत्तराधिकारी, है ना? एक वो याद हो जाएगा। फिर भुवनपाल देव आया। भुवनपाल देव के 2 बेटे थे। ठीक है ना, भुवनपाल देव के 2 बेटे, ये दोनों उसके बेटे हैं। कौन कौन? कीर्तिपाल और जयत्रपाल। ठीक, ये दोनों बेटे हैं उसके। तो बड़ा बेटा कौन? कीर्तिपाल, तो वो गद्दी पे बैठा। फिर इसका भाई जयत्रपाल गद्दी में बैठा है। फिर महिपाल, विषमपाल, जनहू, जनपाल, यशोराज, कन्नड़देव। कन्नड़देव में आते हैं सीधा। अच्छा सॉरी, यशोराज, यशोराज में आते हैं। ठीक, यशोराज एक तो ये कि ये जनपाल का बेटा है। ठीक, जनपाल का पुत्र है कौन? यशोराज। इसके जो अभिलेख मिले हैं यशोराज के, वो 1150 ईस्वी और 1182 ईस्वी के अभिलेख मिले हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उधर लिख लेना अलग से नाम लिख के, है ना? यशोराज, यशोराज के बारे में हम लिख रहे हैं कि इसके कितने अभिलेख मिले हैं? 1150 ईस्वी और 1182 ईस्वी के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। किसके? यशोराज के। क्लियर है? यशोराज की पत्नी का जो नाम था, यशोराज की पत्नी का नाम वो था लक्ष्मी देवी। क्या नाम? लक्ष्मी देवी। ये हो गई कौन? पत्नी। ठीक, यशोराज के महामान्य अलग अलग नाम मिल रहे हैं। पद की हम बात कर रहे हैं। महामान्य एक पद, महामान्य का नाम मिल रहा है ठाकुर मालतू। क्या नाम मिल रहा है? ठाकुर मालतू। ओके, यशोराज के सूत्रधार का नाम मिल रहा है। ये सब उसके दरबार के अलग अलग पद हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी में हमको नहीं जाना है कि फणी नागवंश का प्रशासन क्या था, कैसा था। आपको याद रखना है यशोराज की पत्नी का नाम, यशोराज के महामान्य का नाम, यशोराज के सूत्रधार का नाम। और सूत्रधार का नाम क्या है? धरणीधर। ओके, ये 3 चीजें याद रखो। वही तो बता रहा हूँ। देखो, एक तो ऐसा है, आगे के या किसी और दूसरे शासन के हिसाब से मैं कंपेयर करूं तो महामात्य एक तरह से मान के चलो वित्त से संबंधी काम करता था। ठीक है, यहाँ सीधे तरीके से रिलेट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोई साक्ष्य, कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन जनरली महामान्य या महामात्य जब हम कहते थे तो वो वित्त संबंधी बात होती थी।
क्लियर है? ठीक, ये जनरली आपको जैसे अकबर के टाइम पे जाओगे ना तो उसमें ये सब नाम मिलेगा आपको, ठीक है। अशोक के टाइम जाओगे तो महामात्री, धर्ममात्री, ऐसा सब नाम मिलता है। ओके, तो कुछ मिलता जुलता है बस। तो पत्नी, महामान्य, सूत्रधार, ये उसके पदाधिकारी हैं। पदाधिकारियों में महामात्य या महामान्य का नाम क्या? ठाकुर मालतुर। सूत्रधार का नाम क्या? धरणीधर। क्लियर इतनी बात है? ठीक, इसलिए तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है तो बस पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जितना जो जानकारी पढ़ रहे हो बस वही इतिहास है, उतना ही पढ़ना है और समझ लेना है, और वही आएगा ऐसा करके, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तब फिर पूरा बताऊंगा अच्छे से, मतलब डिटेल में हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। चलो भाई, इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, आपका लक्ष्मण देव में आते हैं। देखो क्या नाम लिखा है, यशोराज के बाद कन्नड़ देव, कन्नड़ देव के बाद लक्ष्मी वर्मा, लक्ष्मी वर्मा, लक्ष्मी वर्मा के बाद कौन आया? खड्ग देव, खड्ग देव के बाद कौन आ रहा है? भुवने कमल, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर भोज, ठीक। कौन आया? भोज। भोज की जब मृत्यु हुई तो भोज की मृत्यु के बाद ये जो आपका लक्ष्मी वर्मा है, ठीक, लक्ष्मी वर्मा का जो दूसरा बेटा था, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक, लक्ष्मी वर्मा, कहाँ गया लक्ष्मी वर्मा? इधर। लक्ष्मी वर्मा का जो दूसरा द्वितीय पुत्र का नाम था क्या? चंदन, ठीक है। द्वितीय पुत्र का नाम क्या था? चंदन। और चंदन का जो पोता था, पड़पोता, चंदन का पड़पोता, उसका नाम था क्या? लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। ओके, यहीं पे लिखना है। देखो, लक्ष्मी वर्मा का एक बेटा हो गया खड्ग देव, तो खड्ग देव आया, फिर उसका बेटा, ऐसे आते चले गए। फिर भोज, राजा भोज आए। राजा भोज की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर राजा भोज के बाद कौन बैठा है? ये देखो, लक्ष्मण देव। कौन बैठा है? लक्ष्मण देव। तो ये कौन है? ये उस लक्ष्मी वर्मा है ना, ये देखें, लक्ष्मी वर्मा का जो दूसरा बेटा था चंदन, उसका पड़पोता है। कौन? लक्ष्मण देव, ठीक है, लक्ष्मण देव। तो ये जो है, ये कब राजा बना? ये राजा भोज की मृत्यु के बाद राजा बना है। आया समझ में? क्लियर है? ठीक, भोज की मृत्यु के बाद लक्ष्मी वर्मा के सेकंड बेटे नाम है चंदन। चंदन का कौन? प्रपौत्र, पड़पोता, नाम लक्ष्मण देव, ये गद्दी पर बैठा। क्लियर ये बात है? ठीक, चल। उसके बाद कौन आ गया? अब रामचंद्र देव। अब विस्तार से बात करते हैं। देख, यहां तक नोट कर लिए? अरे समझ पा रहे हो? पूरा फायर ही फायर है। देखो, अब रामचंद्र देव के बारे में बात करें। रामचंद्र देव, ये आपका एक तो ये कि कौन सा नंबर में आ रहा है, क्रम याद रखिएगा। ये इस वंश के 24वें राजा के तौर पे इसका उल्लेख हमको मिलेगा, 24वें राजा के तौर पे, है ना। अब ये जो रामचंद्र देव है, रामचंद्र देव, इसने जो है विवाह किया किसके साथ? कलचुरी शासक, कलचुरी जो राजकुमारी थी, अंबिका देवी। ओके, रामचंद्र देव का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ है? देखें, रामचंद्र देव का विवाह अंबिका देवी के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? अंबिका देवी। अंबिका देवी कौन है?
कलचुरी राजकुमारी। कलचुरी राजकुमारी, ठीक। तो फणी नागवंश के राजा रामचंद्र देव की शादी हो गई किससे? अंबिका देवी, है ना। इधर राम और इधर अंबिका, याद रहेगा। अब ये बात कि जहां पर इन दोनों का विवाह हुआ, जहां पर इन दोनों का विवाह हुआ, यानी कि जहां पर शादी हुई वो क्षेत्र का, वो महल का नाम दूल्हा देव महल। क्या नाम बोलो? दूल्हा देव महल। इसी दूल्हा देव महल को ही हम मड़वा महल भी कहते हैं। आई बात समझ? क्या कहते हैं? मड़वा महल, है ना। जहां दोनों जन के मड़वा लगे रहीस, वही जगह ला, है ना, दूल्हा देव महल या मड़वा महल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। रामचंद्र देव वेट्स अंबिका देवी। क्लियर इतनी बातें? कब ये बन रहा है? 1349 ईस्वी में, याद रखना है। दोनों डेट याद रखोगे। गोपाल देव का 1089 भोरम देव, ठीक, और रामचंद्र देव का 1349 क्या? मड़वा महल या दूल्हा देव महल। क्लियर ये बातें? समझ रहे हैं क्या? ठीक, याद रखना है ना। तो यही वो मड़वा महल है जहां से हमको शिलालेख मिला, और उसी शिलालेख में पूरे इन सभी शासकों की, राजाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है इतनी बातें? हाँ बच्चा, ठीक, क्लियर है। तो ये भी जो मड़वा महल है, मड़वा महल प्रांगण में मंदिर, और मंदिर में शिव जी बैठे हुए हैं, ठीक है। शिवलिंग यहाँ पर भी स्थापित है। क्लियर? ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो मंदिर है ना, मंदिर, ये 16 स्तंभ है यहाँ पर मंदिर में। कितने स्तंभ है? 16 स्तंभ हो, ठीक है, से निर्मित है ना। कॉलम जो है, पिलर, 16 पिलर वहाँ पे टिके हुए हैं। क्लियर ये बात? ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद देखो, इसी दूल्हा देव महल या मड़वा महल के पास एक और महल है। उस महल का नाम है छेरकी महल। कौन सा महल? छेरकी महल, जहां से हमेशा बकरी की गंध आती है। ठीक, का खरगंध आते छेरी, ठीक है ना, छेरी की गंध आती है, इसलिए छेरकी महल है। यहां मैं नहीं गया हूं भाई, आता है तभी तो लिख रहे हैं, ठीक है ना। आता है, जनश्रुति है, सामान्य वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका वही कहना है। अब कोई बलि वली दिए रहे होंगे और क्या, ठीक है। हाँ, अब उसकी आत्मा भटा करी होगी तो। चल, इसीलिए तो नहीं गया हूँ। ठीक है, हाँ, तो वहाँ जाऊँगा तो यहाँ कौन पढ़ाएगा? चलिए, तो याद रखना है, ठीक है। रामचंद्र देव, राम का विवाह अंबिका से, अंबिका कलचुरी राजकुमारी थी, ये याद रखना। 1349 याद रखना, है ना। देखो, फणी नागवंश पूछेगा तो यही दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक गोपाल देव वाला, ठीक, भोरम देव मंदिर, और दूसरा रामचंद्र देव। क्लियर है ना। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इतना याद रखिएगा। ये भी उसी जगह में ही है ना। छपरी जो गांव है, चौरा नामक स्थान, ठीक, वहीं पर ही पड़ता है ये, ठीक है। अब घूमना जाना तो हुआ, लेकिन वहाँ कभी नहीं गए।
इससे कैसे आ जाएगा? हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मैं। अब क्या है कि कवर्धा भोरम देव जाते हो तो 3 ही जगह है। एक आप जाते जाते चले जाते हैं कवर्धा में सरोदा दादर डैम है ना, सरोदा दादर डैम, वहाँ चले जाते हो। फिर उसके बाद फिर मंदिर, भोरम देव मंदिर, और मंदिर के ठीक सामने ऐसे ऊंचे पहाड़ पर एक माता का मंदिर है ना, तो जहाँ से पैदल जाना आना, चढ़ाई है, सीढ़ी उढ़ी नहीं बनी। तो वो 3 स्थान है, उतना हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। अभ्यारण्य घूमने का मौका नहीं मिला। अभ्यारण्य जैसे जाना हुआ ना, तब फिर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ा पास में ही है वहीं पर, दुल्हादेव मड़वा महल, ठीक है ना। किधर बन गया है क्या? पता नहीं बेटा, मैं गया था तो नहीं बना था, मैं बहुत पहले गया हूँ, बहुत पहले गया हूँ। पूरा नहीं बना होगा शायद, पूरा बन गया है क्या? आइडिया नहीं है, पूरा शायद नहीं बना है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, बहुत टाइम हो गया गए। शिल्पी घाटी बहुत आगे पड़ेगा, वो दूसरे साइड में, ठीक है, साइड थोड़ा अलग है। इसके लिए कटना पड़ता है मेन रोड से। चलिए, मोर्निंग देव अंतिम शासक याद रखना, अंतिम शासक, ठीक है। इसके बारे में यही पूछता है कि अंतिम शासक कौन था, ऐसा करके, तो अंतिम फणी नागवंशीय शासक कौन है याद रखना है, ठीक है। हो गया बच्चों? मोर्निंग देव अंतिम शासक क्यों? इसलिए क्योंकि इसके टाइम पर, मोर्निंग देव के टाइम पर रायपुर का कलचुरी शासक, कलचुरियों की 2 शाखाएं रही, एक रतनपुर और एक रायपुर। तो रायपुर के एक कलचुरी शासक जिनका नाम क्या, जिनका नाम रामचंद्र देव, क्या नाम? रामचंद्र देव ने आक्रमण किया, ठीक, सेम नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। वो रायपुर के कलचुरी शासक है रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र के बेटे का नाम ब्रह्मदेव राय, ठीक है, जिसके नाम पर रायपुर शहर बसाया गया है। हम उसी रामचंद्र देव की बात कर रहे हैं, ओके। तो वो सब कलचुरियों में लिखेंगे हम लोग डिटेल में, यहाँ पर बस याद रखिएगा रायपुर का कलचुरी शासक रामचंद्र देव, उसने आक्रमण किया, मोर्निंग देव को हराया, मोर्निंग देव को हराया, ठीक। और इस प्रकार से फणी नागवंश का जो क्षेत्र है, कवर्धा वाला क्षेत्र, यह भी कलचुरियों के अधीन आ गया, क्लियर है, रायपुर के कलचुरियों के अधीन, क्लियर, डन। यही अपना 14वीं शताब्दी है जब अंत हुआ इसका, क्लियर, इतनी बातें हो गया, डन। बढ़े आगे, तो ये फणी नागवंश खत्म, चलते हैं छिंदक नागवंश की तरफ। हो गया? अच्छा, छिंदक नागवंश से काम करते बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लें क्या? क्यों, हेडिंग दे डाली है? सब समझ रहा हूँ मैं। क्योंकि इसके बाद जो है ना कांकेर का सोमवंश आता है यहाँ पर, ओके, ठीक है, चलो लिख लो, हाँ जी, चलो ठीक है। बस्तर का छिंदक नागवंश देख लीजिए, दोनों नागवंश एक साथ लिख लीजिए। बस्तर का छिंदक नागवंश, बस्तर का छिंदक नागवंश, ओके।
अब देखें, एक तो CGPSC में ही इसका शासन काल पूछा था, तो 1023 से 1324 ईस्वी, ये याद रखना है। CGPSC में भी आ चुका है, व्यापम के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ना। 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी ये शासन काल है किसका? छिंदक नागवंश का, याद रखेंगे। क्षेत्र तो देख लिए कि क्षेत्र इनका जो रहा वो बारसूर क्षेत्र है ना। क्षेत्र कौन सा? बारसूर क्षेत्र। लेकिन प्रमुख रूप से यदि बात की जाए छिंदक नागवंशियों की राजधानी की, तो छिंदक नागवंशियों की जो राजधानी है वो है क्या? आपका क्या नाम? भोगवतीपुरी। भोगवतीपुरी, ओके। और इसी वजह से ये छिंदक नागवंशी जो राजा हैं, ये लोग की जो उपाधि थी या ये जो कहलाए, वो ये कहलाए भोगवतीपुरी के स्वामी, यानी कि भोगवतीपुरेश्वर। ठीक है ना, भोगवतीपुरेश्वर, ये आपको याद रखना है। ये इनकी क्या हो जाएगी? उपाधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? उपाधि। ठीक। जब ये छिंदक नागवंश शासन कर रहे हैं कहाँ? बस्तर क्षेत्र में, है ना। तो इसके टाइम पर ये जो बस्तर है, बस्तर को क्या कहा जाता था? बस्तर को चक्रकोट, बस्तर को क्या कहते थे? चक्रकोट, भ्रमरकोट, है ना। चक्रकोट, भ्रमरकोट कहा जाता था। क्लियर है? बस्तर का ही नाम था ये, चक्रकोट या भ्रमरकोट, ऐसा याद रखना। क्लियर इतनी बातें? ओके बच्चा लोग। छिंदक नागवंशियों की जानकारी की अगर बात करें तो शिलालेख या अभिलेख तो हैं ही बहुत सारे, उसको मैं राजाओं के नाम के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल मुद्राओं की बात करें तो इनसे संबंधित जो मुद्राएं हैं, करीब करीब 28 स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। कितनी? 28 सोने के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि कब प्राप्त हुए? तो आपका वर्ष 1957 के आसपास प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोडिंगा से। ओके, कोडिंगा, जो कि कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा में आता है। ओके, छिंदक नागवंशियों की मुद्राएं, 28 सोने के सिक्के, ये हमें वर्ष 1957 में कोडिंगा कोरापुट क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ओके बच्चों, तो इतना पॉइंट इसमें याद रखेंगे आप। देखें अब कौन कौन से राजा इसमें आते हैं, है ना। राजाओं का नाम मैं आपको लिखवा दूं। शासकों में सबसे पहले इसमें नाम आता है किसका? नृपति भूषण। क्या नाम आ रहा है? नृपति भूषण। नृपति भूषण इस वंश का क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। यह प्रश्न भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नृपति भूषण संस्थापक। ओके, नृपति भूषण के बाद अगला नाम आता है जगदेव भूषण। जगदेव भूषण, जिनको धारा वर्ष के नाम से भी जाना गया, धारा वर्ष। उसके बाद फिर अगला नाम आता है मधुरांतक देव। मधुरांतक देव के बाद नाम आता है सोमेश्वर देव प्रथम, इस वंश का सबसे ताकतवर राजा, सोमेश्वर देव प्रथम।
सोमेश्वर देव प्रथम के बाद आता है अगला नाम कन्हड़ देव प्रथम, इसका बेटा कन्हड़ देव प्रथम। फिर अगला नाम आता है जय सिंह देव, जय सिंह देव प्रथम है। और उसके बाद फिर नाम आता है सोमेश्वर देव द्वितीय, सोमेश्वर देव द्वितीय, जिसकी उपाधि थी राजभूषण। तो राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। उसके बाद फिर अगला नाम आता है जगदेव भूषण, नरसिंह देव, नरसिंह देव। उसके बाद नाम आता है कन्हड़ देव द्वितीय, कन्हड़ देव द्वितीय। और फिर अंतिम शासक जो इसमें आए उनका नाम है हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक। ये पूरे नाम याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद रखना है, क्लियर है। अब मेंस के हिसाब से तो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, मेंस के हिसाब से तो पूरा याद करना ही है आपको सारे नाम, समझे ना बात को, ठीक है। संस्थापक है नृपति भूषण, नृपति भूषण के बाद धारावर्ष आ गए। धारावर्ष का पूरा नाम जगदेव भूषण धारावर्ष, यानी कि ये सब इनकी उपाधियां हैं, राजभूषण, जगदेव भूषण, है ना, ऐसा। नृपति की धारा, धारा मधुर, मधुर के बाद सोम, है ना, सोमेश्वर देव। क्या, हाँ वही तो बता रहा हूँ, जगदेव भूषण, राजभूषण, जगदेव भूषण, ये सब उपाधि के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, अलंकार है, अलंकृत हैं, ठीक, उपाधि से अलंकृत है। तो नृपति भूषण संस्थापक याद रखो। नृपति के बाद कौन आ गया, धारावर्ष, धारावर्ष के बाद कौन आ गया, मधुरांतक देव, मधुरांतक के बाद सोमेश्वर देव फर्स्ट, सोमेश्वर देव का बेटा कन्हड़ देव, कन्हड़ देव के बाद आता है कौन, जयसिंह देव, जयसिंह देव के बाद सोमेश्वर देव द्वितीय। तो सोमेश्वर देव फर्स्ट और सोमेश्वर देव द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच में दो नाम, कन्हड़ देव जयसिंह देव, कन्हड़ देव जयसिंह देव, ठीक। उसके बाद फिर कौन आएगा, नरसिंह देव आ गया, नरसिंह देव के बाद कौन आ गया, कन्हड़ देव द्वितीय, और फिर लास्ट आ गया कौन, हरिश्चंद्र देव, ठीक है। याद हुआ क्या, अरे बोलो याद हुआ कि नहीं, ठीक। पहला नाम बिना देखे बोलो, नृपति भूषण, नृपति भूषण के बाद जगदेव भूषण धारावर्ष, धारावर्ष के बाद मधुरांतक, मधु, मधुरांतक, अब मधु के बाद सोम, सोमेश्वर देव प्रथम, फिर सोमेश्वर देव द्वितीय, दोनों के बीच में दो नाम, ठीक। सोमेश्वर देव का बेटा कन्हड़ देव, कन्हड़ देव के बाद जयसिंह देव प्रथम, प्रथम, ठीक। उसके बाद फिर सोमेश्वर देव द्वितीय, द्वितीय के बाद कौन आ गया एक नाम, जगदेव भूषण जयसिंह देव, सॉरी नरसिंह देव, नरसिंह देव के बाद फिर आपका कन्हड़ देव द्वितीय, और लास्ट का नाम हरिश्चंद्र देव। तो अंतिम शासक याद रखना, संस्थापक याद रखना। इसी हरिश्चंद्र देव को काकतीय वंश का राजा हराएगा, काकतीय वंश का राजा हराएगा, और उसके बाद ये छिंदक नागवंश का अंत हो जाएगा, और फिर उसी क्षेत्र में कौन आएंगे, काकतीय, ठीक। चलो अब देखो अगला, पहला नाम लिखिए नृपति भूषण, नृपति भूषण। यहां से प्रमुख रूप से जो है ना आपके शिलालेख वगैरह ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है ना। देखो सबसे पहले तो ये कि ये है आपका क्या, छिंदक नागवंश का संस्थापक। दूसरा पॉइंट,
एक तेलुगु शिलालेख है जो हमें एर्राकोड से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एर्राकोड, ठीक है। एर्राकोड से प्राप्त तेलुगु शिलालेख, ये किसका है? बोलो किसका है? हाँ, नृपति भूषण के बारे में कहा जाता है कि नृपति भूषण जो है ये चोल वंश के राजाओं के साथ अच्छे संबंध इनके रहे, है ना। किसके साथ? चोल वंश के राजाओं के साथ अच्छे संबंध रहे। तो ऐसा माना गया है कि जो नृपति भूषण है ये चोल वंश का जो राजा था राजेंद्र चोल, वो राजेंद्र चोल के साथ इस क्षेत्र में आया, ठीक है। राजेंद्र चोल के साथ आए और इस क्षेत्र में क्या किया? शासन करना चालू कर दिया। ओके, कौन? नृपति भूषण, ये याद रखना है। ओके बच्चा, कब आए थे बोलेगा तो वही अपना 1023 ईस्वी, वहीं से तो चालू होता है। ओके, नेक्स्ट धारावर्ष। धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष का जो शासनकाल रहा 1042 से लेकर के 1060 ईस्वी तक रहा। 1042 से 1060 ईस्वी, ठीक है। इसने अपनी राजधानी बनाई थी बारसूर को। बारसूर इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी। तो इसका जो शिलालेख है ना, मतलब कि धारावर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है ऐसा अगर बोला जाए तो इसकी जानकारी हमको मिलती है कहाँ से? बारसूर शिलालेख से मिलती है। बारसूर शिलालेख, क्लियर है? अब इस शिलालेख के हिसाब से क्या जानकारी मिलती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका एक सेनापति था, ठीक है। क्या नाम उसका? जो सेनापति या जिसको महामंडलेश्वर भी कहा गया, महामंडलेश्वर, सभी मंडलों का स्वामी, है ना, सेनापति या महामंडलेश्वर। नाम है उसका चंद्रादित्य। क्या नाम? चंद्रादित्य, चंद्र आदित्य। धारावर्ष का यानी कि जगदेव भूषण धारावर्ष, है ना, पूरा नाम इसका यही था। अरे यही था, हाँ। तो जगदेव भूषण धारावर्ष के काल में, शासन काल में, इसके सेनापति या महामंडलेश्वर जिसका नाम है चंद्रादित्य, इसने बारसूर में एक मंदिर का निर्माण करवाया। बारसूर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चंद्रादित्येश्वर मंदिर। समझ रहे बात को, है ना। मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? याद रखना है, ठीक। चंद्रादित्य कहाँ का रहने वाला था? चंद्रादित्य जो है उसके गांव का नाम हमको मिलता है अम्मा ग्राम। अम्मा ग्राम, ओके, का रहने वाला है, अम्मा ग्राम में रहता था। और चंद्रादित्येश्वर मंदिर कहाँ बनवाया है? बारसूर में। ये बारसूर में, बारसूर क्षेत्र में जितना भी आपको मंदिर मिलेगा सब का निर्माण आप मान के चलें छिंदक नागवंशियों के टाइम पर हुआ है, ऐसा याद रखना है। आइबसन, है ना, चाहे ममा भाचा मंदिर हो, बत्तीसा मंदिर हो, ठीक, गणेशा मंदिर हो, है ना,
आपका चंद्रादित्येश्वर मंदिर हो, ये सब वहाँ के जितने भी नाम आपको मिलेंगे याद रखना, छिंदक, नाग, वंशी। क्लियर इतनी बातें? क्लियर है? ठीक। जब ये धारावर्ष बूढ़ा हो गया, ठीक, तो इसके बुढ़ापे की अवस्था में या इसके बुढ़ापे में क्योंकि धारावर्ष के बाद कौन आएगा? अभी सोमेश्वर देव फर्स्ट आएगा, ठीक। लेकिन चूंकि सोमेश्वर देव फर्स्ट जो है वो आपका बहुत छोटा था, तो इसके बुढ़ापे में इसकी बहन का नाम क्या? इसकी बहन का नाम है मासक देवी। मासक देवी। मासक देवी ने क्या किया था? मासक देवी ने कुछ समय के लिए, मतलब 1061 से लेकर के 64 ईस्वी तक कार्यभार संभाला या शासन संभाला, ठीक। मेरा वचन ही है मेरा शासन, ठीक। कौन बोल रही है? मासक देवी। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, मासक देवी कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद फिर वही 64 ईस्वी के बाद मान के चलो, फिर धारावर्ष का बेटा आ गया। बेटे का नाम क्या? सोमेश्वर देव फर्स्ट, ठीक है। ओ हाँ सॉरी, मधुरांतक, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब ये कहाँ से आया मधुरांतक, है ना? देखो भाई, लिख लिए थे पक्का? तो धारावर्ष का जो बेटा था वो तो कौन? वो तो आपका सोमेश्वर देव फर्स्ट, है ना? कौन था बोलो? सोमेश्वर देव फर्स्ट, ओके। लेकिन यहां पर गद्दी पर कौन बैठा? मधुरांतक देव। कौन बैठा? मधुरांतक देव। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हुआ उत्तराधिकार का संघर्ष, ठीक है, गद्दी प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव गद्दी पर बैठ जाता है, न कि सोमेश्वर देव फर्स्ट, क्योंकि उत्तराधिकार के संघर्ष में वही जीत जाता है। समझ पा रहे हो बात? ठीक, अब हो गया। तो लिखो अगला नाम, तीसरा नाम मधुरांतक देव। मधुरांतक देव। लिख लीजिएगा वैसे ही। किसकी मृत्यु? धारावर्ष की मृत्यु के बाद, धारावर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष, गद्दी प्राप्त करने के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पर हुआ। उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ यह दो लोगों के बीच हुआ। एक किसके बीच? एक आपका मधुरांतक देव और दूसरा कौन? सोमेश्वर देव फर्स्ट, ठीक। तो इस उत्तराधिकार के संघर्ष को किसने जीता? मधुरांतक देव ने जीता, ठीक है। किसने जीता? मधुरांतक देव ने जीता, ठीक। और इस प्रकार से मधुरांतक देव गद्दी पर बैठ गया। मधुरांतक देव की जो राजधानी थी, राजधानी वो जगदलपुर। कौन सा? जगदलपुर, जो कि उस समय राजपुर के नाम से जाना जाता था, जगदलपुर वाला क्षेत्र, ओके। क्लियर है ये? ठीक है भाई। तो इसकी जो जानकारी है वो कौन से ताम्रपत्र में मिलेगी? तो ताम्रपत्र का नाम भी याद रखना। कौन सा ताम्रपत्र? राजपुर ताम्रपत्र, ये इसकी जानकारी का स्रोत है, ठीक। ये एकमात्र ताम्रपत्र है जिसमें नरबलि का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? नरबलि प्रथा का उल्लेख किसमें मिलेगा? नरबलि प्रथा का उल्लेख हमें मिलेगा
राजपुर ताम्रपत्र में मिलेगा। क्लियर है बात? राजपुर ताम्रपत्र, इसमें ये मिलता है। क्लियर है क्या? आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, दंतेवाड़ा चलेंगे। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है ना, दंतेश्वरी मंदिर में एक टाइम पर जो है नरबली प्रथा प्रचलित थी, है ना, नरबली प्रथा। ठीक, तो फिर उसको अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था, तो फिर वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? काकतीय वंश जब पढ़ेंगे ना तब आएगा वहाँ पर। तो मधुरांतक देव का ताम्रपत्र, और ताम्रपत्र का नाम राजपुर ताम्रपत्र, जहाँ से हमको पता चलता है नरबली प्रथा का उल्लेख। ठीक है, एकमात्र ताम्रपत्र है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है, एकमात्र। क्लियर इतनी बातें? ठीक है भाई। इसमें एक तो ये नरबली प्रथा का जो उल्लेख किया गया है, तो इसमें एक और चीज़ पता चलती है कि इसने क्या किया था, जो आपका नरबली के लिए इस राजपुर को दान में दिया था इसने। ठीक है, राजपुर को दान में दिया। ओके, क्यों दिया दान में? ताकि जो इनकी देवी हैं, नाम है माणिकेश्वरी देवी। क्या नाम? माणिकेश्वरी देवी हेतु बलि दी जा सके। क्लियर है? अब माणिकेश्वरी देवी मतलब दंतेश्वरी देवी। क्लियर है? उन्हीं का ही नाम, दंतेश्वरी देवी का ही नाम माणिकेश्वरी देवी, याद रखना है। ओके, क्लियर इतनी बातें? तो ये हो गया कौन? मधुरांतक, मधुरांतक देव। ठीक है, फिर अगला नाम लिख लो, सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, कल पढ़ते हैं सोमेश्वर देव प्रथम।